दोस्तों नमस्ते, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर पुस्तक आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दें की अगली प्रस्तुति। दोस्तों ये इस चमत्कारिक बुक का पार्ट 16 है और इसके सभी पिछले वीडियो पार्ट 15 तक का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और मैं जल्द ही इसका एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। और इस पुस्तक में पार्ट 16 मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे इस चीज़ वीडियो में और क्या सुधार करनी चाहिए और आप लोग को कौन सी बात इस किताब की, इस वीडियो की और मेरे परिश्रम की अच्छी लगती है, उससे मुझे रूबरू ज़रूर कराएं। और दोस्तों एक बात और, मैं एक पुस्तक ऑलरेडी सफलता का साधन इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसका प्लेलिस्ट आप सफलता के साधन नाम से खोज कर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते ही खत्म करना होती है। जब यह स्पष्ट हो जाए कि एक समस्या है और एक समाधान है तो आवश्यक कार्यवाही करें और जल्दी करें। पायदान 7 निर्णय ले। समाधान, कोई भी समाधान चुनें और फिर एक कार्यदर्शिता तय करें। हमेशा पूछें हमारा अगला कदम क्या है, अब हम क्या करने जा रहे हैं। पायदान 8 जिम्मेदारी सौंपे। समाधान पर या समाधान के भिन्न भिन्न पहलुओं पर वास्तव में अमल कौन करेगा। प्रायः देखा जाता है कि कोई समूह समस्या सुलझाने के लिए मीटिंग करता है और कोई सभी लोग किसी समाधान पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन जब 2 सप्ताह बाद दोबारा मीटिंग होती है तो यह पता चलता है कि उस बारे में कुछ भी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस निर्णय पर अमल करने की स्पष्ट जिम्मेदारी किसी की नहीं सौंपी गई थी। पायदान 9 निर्णय के लिए एक पैमाना तय करें। आप इस निर्णय से क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और आप परिणामों को कैसे तौलेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि यह समाधान कारगर रहा। आप समाधान से कौन सा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उस परिणाम को जितनी सटीकता से तय करेंगे उसे प्राप्त करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बड़ा पुरस्कार। समस्या सुलझाने पर आपको सबसे बड़ा पुरस्कार यह मिलता है कि आपको भविष्य में ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याएं सुलझाने का अवसर मिलता है। आपकी तनख्वाह, प्रमोशन और करियर में आगे बढ़ने की गति काफ़ी हद तक आपकी समस्या सुलझाने की योग्यता पर ही निर्भर करती है। आप समाधानों पर जितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा समाधान आएंगे और अपने संगठन के प्रति आपका योगदान उतना ही ज़्यादा मूल्यवान होगा। आत्मसम्मान के दूसरे पहलू को आत्म सक्षमता कहा जाता है। आत्म सक्षमता के स्तर को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, आप अपनी समस्याएं सुलझाने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने में खुद को इतना सक्षम महसूस करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन की समस्याओं और मुश्किलों को सुलझाने में खुद को जितना ज़्यादा सक्षम महसूस करते हैं आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा बड़ी समस्याओं को सुलझाने और ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में उतने ही ज़्यादा आत्मविश्वासी और सक्षम बन जाते हैं। इसी से सफलता मिलती है। अपने पेशे में समस्या सुलझाने की योग्यता काफ़ी हद तक आपकी हर उपलब्धि को तय करती है। जो लोग समस्याएं सुलझाने में माहिर होते हैं वे हर क्षेत्र के सबसे मूल्यवान और सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। इस वजह से सफलता को समस्याएं सुलझाने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ यह है
कि खुशी समस्याएं सुलझाने की योग्यता है, नेतृत्व समस्याएं सुलझाने की योग्यता है। जब आप दैनिक जीवन की अवश्यंभावी और अनिवार्य समस्याओं एवं संकटों का सामना करते समय आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, आप अपने हर काम में ज़्यादा सक्षम और प्रभावी बन जाते हैं। जब आपके आसपास हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, आपको व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य का जबरदस्त एहसास होगा। जल्द ही आप अपने संगठन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बन जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं इस अध्याय के कार्य अभ्यास में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। समस्याएं सुलझाना गणित के सवाल सुलझाने जैसा होता है। इससे बार बार अभ्यास करके सीखा जा सकता है। इसकी शुरुआत करते हुए आप पता लगाएं कि आज आपके सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी है। अपने दैनिक कार्यों में आप जिन समस्याओं से जूझते हैं उन्हें सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें और फिर संसाधनों के बारे में सोचें। अपनी सबसे बड़ी व्यवसायिक या व्यक्तिगत समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करें, उसे लिख लें। वास्तव में समस्या क्या है, यह समस्या क्यों है, क्या यह छिपा हुआ अवसर हो सकता है? यदि ऐसा है तो इस समस्या में कौन सा अवसर या सबक छिपा हुआ है? समस्या और क्या है? शायद वास्तविक समस्या कोई और है जिसका आप सामना नहीं करना चाहते। सभी संभावित समाधान क्या हैं और क्या समाधान हो सकते हैं? इस समय मौजूद सबसे अच्छे समाधान को चुनें और फिर तुरंत कार्य करने में जुट जाएं। तो चलते हैं खंड 3, आत्मानुशासन और सुखी जीवन। दोस्तों, इस खंड को शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना कमेंट भी करके मुझे बताइए कि मैं अगली वीडियो, चूँकि ये भी अब पुस्तक है वो समाप्त होने वाला है, तो अगला बुक मैं किस पे बनाऊं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मानुशासन और सुखी जीवन। खुशी या सुख प्राप्त करना जीवन में आपका चरम लक्ष्य है। आपके लिए यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह व्यक्तिगत इच्छा ही लगभग हर व्यवहार की प्रेरणा है। इसके साथ ही खुशी भौतिक चीजों का संग्रह करने से नहीं मिलती, यह इससे कहीं ज्यादा भावनात्मक और आध्यात्मिक मामला है। इस खंड में आप सीखेंगे कि अपने जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुशासन का अभ्यास किसी दूसरे गुण की तुलना में आपको ज्यादा खुशी और संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है। अध्याय 15, आत्मानुशासन और खुशी। जब तक लगाम न कसी जाए तब तक कोई भी घोड़ा कहीं नहीं पहुंच पाता है। जब तक कि बंधन में न रखा जाए तब तक भाप या गैस किसी चीज को नहीं चला सकते। जब तक सुरंग से न गुजारा जाए तब तक नियाग्रा जलप्रपात कभी प्रकाश और शक्ति में नहीं बदल सकता है। इसी तरह कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बन पाता है जब तक कि वह एकाग्र, समर्पित और अनुशासित न हो। हैरी इमर्सन फॉस्टिक। दोस्तों, खुशी प्राप्त करने की आपकी जो क्षमता है जीवन में आपकी सफलता का सच्चा पैमाना है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसकी जगह कोई और दूसरी चीज नहीं ले सकती। यदि आप हर भौतिक चीज को प्राप्त कर लें लेकिन आप खुश न हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वास्तव में मनुष्य के रूप में अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। अध्याय 4 में मैंने बताया था कि मनुष्य उद्देश्य पूर्ण प्राणी है जो लक्ष्य और परिणाम प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करता है। बहरहाल हर लक्ष्य के बाद एक और लक्ष्य सामने आ जाता है और फिर एक और लक्ष्य, जब तक कि आप इस तरह अनंत या अंततः मानव जीवन की सबसे बुनियादी शक्ति पर नहीं पहुंच जाते हैं। यह बुनियादी शक्ति और कुछ नहीं, खुश रहने की इच्छा है। और आप सिर्फ तभी सचमुच खुश रह सकते हैं जब आप आत्मानुशासन और आत्म विजय, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें।
जब आप महसूस करते हैं कि अपने जीवन पर आपका पूरा नियंत्रण है, केवल तभी आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। नियंत्रण का नियम मैंने अपनी पुस्तक मैक्सिमम अचीवमेंट में नियंत्रण के नियम का महत्व बताया है, जो कहता है आप उसी हद तक खुश महसूस करते हैं जिस हद तक आपके जीवन पर आपका नियंत्रण होता है। आप उसी हद तक ना खुश महसूस करते हैं जिस हद तक आपको लगता है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं और दूसरे तत्व या लोग आपको नियंत्रित कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक इसे नियंत्रण केंद्र की संज्ञा देते हैं, पर इस पर 50 वर्षों तक शोध हुआ है और सैकड़ों पुस्तकें तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन सब का निष्कर्ष यही है कि आपको तनाव और दुख तभी पैदा होता है जब आप खुद को बाहरी परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित महसूस करते हैं। इसे आंतरिक नियंत्रण केंद्र खुश और बाहरी नियंत्रण केंद्र दुख कहा गया है। आपका नियंत्रण केंद्र तब अतिरिक्त होता है जब आपको महसूस होता है कि नियंत्रण आपके हाथ में है और आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और जीवन में अपने साथ होने वाली अधिकांश चीजों को प्रायः आप ही तय करते हैं। नियंत्रण केंद्र आंतरिक होने पर आपको यह एहसास होता है कि अपने जीवन की बागडोर आप ही के हाथों में है और अपनी गाड़ी आप स्वयं चला रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ही अपने साथ होने वाले अधिकांश चीजों को तय करते हैं, इसलिए आप शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण और खुश महसूस करते हैं। दूसरी ओर आपका नियंत्रण केंद्र उसी हद तक बाहरी होता है जिस हद तक आपको महसूस होता है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है या आप में अपने जीवन को दिशा देने की बहुत कम क्षमता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि पक्षपाती या आलोचनात्मक बॉस आपको नियंत्रित कर रहा है, लेकिन आप ज्यादा जमा पूंजी न होने के कारण आप नौकरी छोड़ने से डरते हैं, तो आपको काफी तनाव और चिंता का अनुभव होता है। इस वजह से आप खराब काम करते हैं, जिससे इस बात की आशंका और भी बढ़ जाती है कि आपका आलोचनात्मक बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा और वैसा ही परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी जिसका डर आपको रहता है। एक और उदाहरण देखें, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका बुरा जीवन साथी आपको नियंत्रित कर रहा है या आप किसी ऐसे संबंध में हैं जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते। हो सकता है कि नियंत्रित किए जाने की यह एक एहसास आपके बढ़ते हुए खर्च या कर्ज को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के दायित्व के कारण हो। आपको यह भी लग सकता है कि आपकी शारीरिक स्थिति या शिक्षा की कमी के कारण नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। कई लोगों को यह मालूम होता है कि असामान्य बचपन या खराब परवरिश के कारण वे अतीत द्वारा नियंत्रित हैं और वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे अपने व्यक्तित्व द्वारा नियंत्रित हैं और उसे बदलना उनके लिए संभव नहीं है। वे कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, यह कहकर वे आवश्यक अनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की जो सारी जिम्मेदारी है उससे बरी हो जाते हैं। हालांकि वे जानते हैं कि जिस तरह का जीवन वे जीना चाहते हैं और जिस तरह की खुशी वे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें वे परिवर्तन करना ही पड़ेगा, यानी वे परिवर्तन करना ही होगा। नियंत्रण केंद्र को बाहर से अंदर लाने की कुंजी सरल है। आज ही अपने जीवन को पूरा जो नियंत्रण है उसको अपने हाथ में लेने का निर्णय लें, एहसास करें और स्वीकार करें कि वास्तव में आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और आप आज जहां हैं और जिस हाल में हैं अपने ही कारण है। यदि आपके जीवन का कोई पहलू ऐसा है जहां आप खुश नहीं हैं,
तो स्थिति को बदलने के लिए जो भी जरूरी हो उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करें। खुशी का कारण आपको यह लगता होगा कि खुश रहने के लिए कुछ खास परिस्थितियां होनी चाहिए। अक्सर आपकी मनचाही परिस्थितियां और मौजूदा परिस्थितियों के बीच के अंतर से ही यह तय होता है कि आप खुश हैं या दुखी। यह बहुत हद तक आपके अपने मूल्यांकन और निर्णय का मामला होता है। यह पुरानी कहावत है, सफलता का मतलब चाही गई चीज को पाना है, खुशी का मतलब पाई हुई चीज को चाहना है, जबकि आमदनी और जीवन आपके लक्ष्यों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं और आप अपनी स्थिति को संतुष्ट होते हैं तो आप खुश होते हैं। दूसरी ओर यदि किसी कारण से आपकी वर्तमान स्थिति आपकी मनचाही परिस्थितियों से भिन्न होती है तो आप असंतुष्ट और दुखी होते हैं। संतुष्टि की अवस्था लगातार बदल सकती है। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं तो $50,000 की वार्षिक आमदनी भी एक बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन इस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आप इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि आप $1,00,000 या इससे ज्यादा क्यों नहीं कमा रहे हैं। कुछ लोग साल में $10,00,000 कमाने के लिए और $10,00,000 कमाने के बावजूद दुखी हैं क्योंकि वे $1,00,00,000 क्यों नहीं कमा रहे हैं। खुशी तो सह उत्पाद है। खुशी के बारे में रोचक बात यह है कि एक कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिस पर आप निशाना साध सकें और सिर्फ इसे ही प्राप्त कर सकें। खुशी तो एक सह उत्पाद है जो आपके पास तभी आती है जब आप कोई ऐसा काम करने में जुटे हों जिसमें आपको सचमुच आनंद आता हो और उस काम को ऐसे लोगों के साथ कर रहे हों जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिनका आप सम्मान करते हैं। बेहद लोकप्रिय और सम्मानित रेडियो कमेंटेटर अर्ल नाइटिंगेल ने सफलता के संदर्भ में कहा था, खुशी किसी सार्थक आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है। दोस्तों, मैंने अर्ल नाइटिंगेल का वो जो 39 मिनट का ऑडियो प्रोग्राम है उसको अपनी जिंदगी में 10 बार से ज्यादा सुना है अभी तक, और मैं जब भी 10 होता हूँ उसको सुनता हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि उस वीडियो को अभी तक नहीं सुने हैं तो YouTube पे अवेलेबल है, स्ट्रेजेंट सीक्रेट नाम से, उसको जरूर देखिए। मेरे चैनल पे नहीं है, जहाँ पे भी है, लेकिन उसको आप सुनिए, वो हिंदी में है। वो आपको जिंदगी को बदलने में आप बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि खुशी जो है किसी सार्थक आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है जब आपको लगता है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी किसी महत्वपूर्ण चीज या अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको खुशी का एहसास होता है, आप संतुष्ट महसूस करते हैं, आपको व्यक्तिगत विकास और सुख की जबरदस्त अनुभूति होती है। खुशी के 5 तत्व। आत्मानुशासन खुशी के लिए अनिवार्य है। इस क्षेत्र में आत्मानुशासन के लिए 2 बातें आवश्यक है। पहली, आप पूरी तरह यह स्पष्ट कर लें कि खुशी की आपकी परिभाषा क्या है, और दूसरी कि आप इस आदर्श परिस्थिति को प्राप्त करने के दिशा में हर दिन प्रगति करें। अपने अनुभव और निरीक्षण से मैंने पाया है कि खुशी के 5 तत्व होते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में कमी होने से तनाव, दुख और अनियंत्रण की भावना आ सकती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खुशी के 5 तत्व। पहला क्या है? स्वास्थ्य और ऊर्जा। यह शायद अच्छे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम सभी जीवन भर इसकी तलाश में रहते हैं। जब आप आदर्श स्वास्थ्य के उच्च स्तर पर और ऊर्जा के सतत प्रवाह का आनंद लेते हैं तभी आप सचमुच खुश और आनंदित होते हैं। कई मायनों में स्वास्थ्य कमी वाला आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचते हैं जब तक कि आप इसे खो नहीं देते। उदाहरण के लिए, आप अपने दांतों के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचते हैं जब तक कि आपके दांत में दर्द न हो। आप अपने शरीर के बारे में आमतौर पर तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या दर्द न हो।
बेहतर स्वास्थ्य और चुस्ती फुर्ती पाने व बनाए रखने के लिए आपको जीवन भर अनुशासन और इच्छा शक्ति का अभ्यास करना होगा। अध्याय 16 और 17 में इस बारे में अधिक विस्तार से बताया जाएगा। 2 सुखद संबंध। आपकी 85% खुशी या दुख दूसरे लोगों के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। हमें जीवन की हर अवस्था में समाज में दूसरों के साथ रहने, काम करने और जीने के लिए बनाया गया है। आप जीवन साथी, बच्चों, मित्रों, सहकर्मियों और दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की आपकी जो क्षमता है, वही आपके व्यक्तित्व की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर का सच्चा पैमाना है। अतः ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग दूसरे के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और ज्यादा सुखी होते हैं। इस मामले में हम प्रायः एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं, खास तौर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को। हम अक्सर उनके बारे में तब तक सोचते ही नहीं हैं जब तक कि समस्या खड़ी नहीं होती, और इसके बाद हम किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच पाते। सार्थक कार्य, सचमुच खुश रहने के लिए आपको जीवन में जीवन के साथ पूरी तरह जोड़ना चाहिए। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको सक्रिय रखे और संतुष्टि का एहसास भी दे। यदि आप आजीविका कमा रहे हैं तो आपका काम धंधा ऐसा होना चाहिए जिसका आप आनंद लेते हो, अच्छी तरह करते हो और जिसके लिए आपको अच्छा भुगतान मिलता हो। लोगों को वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे किसी तरह का योगदान दे रहे हैं, यानी वे जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। आपको यह लगना चाहिए कि आप जो करते हैं उससे दूसरे लोग के जीवन और काम काज पर सचमुच एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी प्रोत्साहन संबंधी अध्ययनों से एक विरोधाभास का पता चलता है। इन अध्ययनों में नियोक्ताओं का मानना था कि कर्मचारी को मूलतः धन और लाभों से प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन जब कर्मचारी का सर्वेक्षण किया गया तो यह बात सामने आई कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा इन 3 बातों से मिलती है: चुनौतीपूर्ण और रोचक कार्य, तरक्की और प्रगति के अवसर और अच्छे सहकर्मी। आपको अपने प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने लिए सही नौकरी या पद खोजें और उन पद पर पहुंचने के बाद पूरे दिल से काम में जुट जाएं। यदि किसी कारणवश आप पूरे दिल से काम नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वहां सकारात्मक कार्यस्थल के 3 अनिवार्य तत्वों में से किसी एक या अधिक की कमी हो सकती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि संभवतः यह आपके लिए सही स्थान नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता, नुकसान, असफलता और गरीबी हमारे सबसे बड़े डर होते हैं। कंगाल होने, पैसे खत्म होने और दूसरों पर निर्भर होने का डर हमें निरंतर सताता रहता है। आर्थिक स्वतंत्रता पाने की दिशा में जीवन भर काम करना आपकी एक प्रमुख जिम्मेदारी है। सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पैसे की चिंता नहीं रहती। आप इस चीज को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए तो आपको सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण कर्म करना होता है और इसके लिए जबरदस्त आत्मानुशासन की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति और आपकी आदर्श आर्थिक स्थिति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है तो आपको तनाव, चिंता और दुख का अनुभव होने लगता है। आत्म वास्तविकरण, सेल्फ रियलाइजेशन, इसका मतलब है कि आप वह सब कुछ बन रहे हैं जो बनने में आप सक्षम हैं। यह तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अपनी सच्ची संभावना को ज्यादा से ज्यादा साकार कर रहे हैं। अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का लोकप्रियता सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने यह कहा था कि लोगों में भावनात्मक या अभावात्मक आवश्यकताएं
अभावात्मक आवश्यकताएं होती है और इसके साथ ही अस्तित्वगत आवश्यकताएं भी होती है। लोग या तो अपनी कमाइयों की भरपाई करने का प्रयास करते हैं या फिर वे अपने संभावनाओं को साकार करने का प्रयास करते हैं। उनका निष्कर्ष यह था कि जब आपकी अभावात्मक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तभी आप अपने लिए संभव सर्वोच्च स्तर तक विकास करना शुरू करते हैं। अभावात्मक आवश्यकताएं कुशलता और जीवित रहने की आवश्यकता। पहली अभावात्मक आवश्यकताएं हैं, इस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन, पानी, कपड़े और रहने की जगह हो। यदि किसी कारणवश आपकी सुरक्षा को खतरा हो तो यह जान की जोखिम होता है तो आप पूरी तरह इस आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में ही जुट जाएंगे। जब तक आप यह दोबारा सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक आप बहुत तनावग्रस्त और दुखी रहेंगे। जान की जोखिम वाली किसी स्थिति में रहने की कल्पना करके स्वयं देख लें। मास्लो ने जो दूसरी भावात्मक आवश्यकता खोजी है वह है सुरक्षा की आवश्यकता है। इसमें आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा शामिल है। आपके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। आपके ऑफिस तथा घर पर संबंधों में सुरक्षा होनी चाहिए और पर्याप्त शारीरिक सुरक्षा होना चाहिए ताकि आप किसी तरह का खतरा महसूस न करें। यदि आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पर किसी तरह का जोखिम नजर आता है तो आप पूरी तरह से उसमें उलझ जाते हैं। उदाहरण के लिए विचार करके देखें कि आपकी नौकरी अचानक चली गई है तो आप कैसा महसूस करेंगे। मास्लो ने अभाव का जो तीसरा आवश्यकता बताई है वह है जुड़ाव की आवश्यकता। हर व्यक्ति को दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की जो जरूरत होती है, घर पर भी और ऑफिस में भी आपको अपने आसपास के दूसरे लोगों की मान्यता और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, टीम या समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता है और दूसरों की मान्यता पाने की जरूरत महसूस करता है। आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, जब आप मूलभूत अभावात्मक आवश्यकताओं, जान का जोखिम, सुरक्षा और जुड़ाव को संतुष्ट कर लेते हैं तो इसके बाद आप आत्मसम्मान और आत्म महत्व की बहुत ऊंची आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की ओर बढ़ते हैं। यह आपकी अस्तित्वगत आवश्यकताएं हैं। आपका आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व की बुनियाद है और इसी से काफी हद तक यह होता है, यानी यह तय होता है कि आप अपने साथ होने वाले हर चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं। जीवन में आप जो भी करते हैं उससे या तो आपके आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होता है या आप उसे कम होने से बचाते हैं। आपका आत्मसम्मान, आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और खुद को कितना पसंद करते हैं या महत्व देते हैं, यही आपकी खुशी को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपके आत्मसम्मान पर बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता है। जब दूसरे आपको पसंद और स्वीकार करते हैं, जब आप अपने सर्वोच्च मूल्यों के सामंजस्य में जीते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं और आपकी प्रशंसा होती है, जब आप अपने लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप स्वयं को मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण मानते हैं और आपको लगता है कि आप काफी हद तक नियंत्रण में हैं। सर्वोच्च मानवीय आवश्यकता, मास्लो ने जो सर्वोच्च आवश्यकता बताई है वह है आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता, यानी सेल्फ जो रियलाइजेशन है उसकी आवश्यकता। उनका निष्कर्ष था कि 2% से भी कम लोग व्यक्तिगत संतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के इस स्तर पर पहुंच पाते हैं जो अधिकांश लोग तो अपनी अभावात्मक आवश्यकताओं में ही उलझे रहते हैं या अपने आत्मसम्मान तथा अहंकार की आवश्यकताओं की रक्षा करने या उसे जुड़ने या उसे बढ़ाने में ही अटके रहते हैं। इस कारण वे आत्म वास्तविकरण के बारे में सोचते भी नहीं हैं या इस दिशा में प्रयास ही नहीं करते हैं
जब आपको एहसास होता है कि आप में किसी क्षेत्र में पहले से ज्यादा करने, बनने और पाने की जबरदस्त व्यक्तिगत संभावना है, और जब आप इस दिशा में प्रयास करते हैं, तभी आपको आत्म वास्तविकरण और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। सबसे सुखी लोग वे हैं जिन्हें लगता है कि वे अपने जीवन में कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अतीत की हर चीज से आगे निकलकर प्रगति कर रहे हैं और सीमा लांघ रहे हैं। आत्म वास्तविकरण के प्रति समर्पित लोग किसी भी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। वे पुस्तकें लिख सकते हैं या रचनात्मक कलाकृतियां बना सकते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं या खेलों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वे कंपनी स्थापित कर सकते हैं या अपने पेशे में शिखर पर पहुंच सकते हैं। आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताओं के बारे में अद्भुत बात यह है कि वे कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। जब आप जीवन भर पहले से ज्यादा बनने, पाने और करने का निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपको खुशी और संतुष्टि का एक सतत प्रवाह अनुभव होता है। आपको महसूस होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वह बन रहे हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। कभी भी संतुष्ट न हो। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में जब भी आप आसान रास्ता चुनने की प्रवृत्ति से उबरने के लिए आत्मनुशासन और इच्छा शक्ति का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने बारे में ज्यादा खुश होते हैं। जब आप अपने सपनों की दिशा में आस्था की छलांग लगाते हैं और फिर सभी बाधाओं तथा मुश्किलों के बावजूद जुटे रहने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप एक एक पायदान पार करके अपने आदर्शों की ओर बढ़ते हैं, तभी आपको सच्ची खुशी मिलती है। दोस्तों, यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप अपने जो जीवन मूल्य बनाते हैं, आप जो आदर्श बनाते हैं और उसे कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो आपको अपने जीवन को नियंत्रण में होने का जो आध्यात्मिक महसूस होता है, जो आध्यात्मिक अनुभव होता है, वही इस दिशा में आपको महानता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी आदतों है उसमें आत्मानुशासन को कैसे शामिल करें ताकि आपका लंबा, सुखी और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग आ गए हैं इस अध्याय के कार्याभ्यास में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आप लोगों का जो योगदान है, शेयर के रूप में जैसे आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और आपका कमेंट भी मुझे इस बात से अवगत जरूर कराता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कार्याभ्यास नंबर 1, अपने जीवन। और हाँ, कार्याभ्यास करते समय मैं केवल पढ़ता हूँ और आप सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको नोटबुक ले लीजिए और उसमें राइट डाउन करते रहिए कि आपको किस अपने क्षेत्र में सुधार करना है, और इसमें बताया गया जो 1, 2, 3, 4 है वो आपके अपने विचार से किस तरीके से मेल खाता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, इस पुस्तक का मैक्सिमम उपयोग आप अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपने जीवन में ऐसे क्षेत्रों को पहचाने जो आपको सबसे ज़्यादा सुखी और सबसे ज़्यादा नियंत्रित महसूस करते हैं। आप उनका विस्तार कैसे कर सकते हैं, इसको भी लिख लें। अपने जीवन में ऐसे क्षेत्रों को पहचाने जिनमें आप यह महसूस करते हैं कि दूसरे व्यक्ति या परिस्थितियां आपको नियंत्रित कर रही है। आप इन परिस्थितियों को कैसे सुलझा सकते हैं। अपने जीवन के ऐसे क्षेत्रों को पहचाने जिनमें आपकी वर्तमान उपलब्धियों और मनचाही उपलब्धियों के बीच काफी अंतर हो। इस खाई को पाटने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उन वर्तमान
अभावात्मक आवश्यकताओं को पहचाने जो आज पूरी नहीं हो रही है। आप इन आवश्यकताओं को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अपनी उन गतिविधियों को पहचाने जिनसे आपको जीवन में व्यक्तिगत खुशी और अपने शिखर अनुभव पर पहुंचने का सबसे प्रबल एहसास होता है। खुशी के इन पलों को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं और जो भी संभव है उस पे कदम उठाएं, उस रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय लें। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को पहचानें जिनमें आप सबसे ज्यादा असंतुष्ट महसूस करते हैं। असंतुष्टि के इन भावनात्मक और भावनाओं को दूर करने के लिए आप तत्काल कौन सा कदम उठा सकते हैं और संभव हो तो तत्काल कदम उठाएं। अपनी खुशी को परिभाषित करें। ये दोस्तों सबसे जरूरी चीज है कि आपको खुशी किस चीज में मिलती है। जब तक ये चीज का अनुभव आपको नहीं होगा कि आप सचमुच किसमें खुश महसूस करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए आप तत्काल क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो पुस्तक का अध्याय है, पुस्तक नहीं अभी अध्याय समाप्त हुआ है, यह अध्याय हुआ है समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम और जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए।